अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसा समय था जब लोकसभा भंग हो चुकी थी, संसद चल नहीं रही थी और थी ही नहीं, और फिर भी प्रधानमंत्री देश चला रही थी, क्या यह असंवैधानिक नहीं लगता? क्या यह सत्ता का शून्य नहीं था? या फिर क्या भारतीय संविधान सच में इसकी इजाजत देता है? जब संसद नहीं होती तब कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? क्या वह राष्ट्रपति के पास चली जाती है, जो संवैधानिक प्रमुख है, या प्रधानमंत्री के पास, जो एक निष्क्रिय लोकसभा के नेता हैं? एज केयरटेकर गवर्नमेंट के नेता के रूप में आज हम एक ऐसे ही केस की बात करने जा रहे हैं जो शांत दिखता तो है, लेकिन संविधान की नींव को ध्यान में रख के ये केस आया है और जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अहम फैसला दिया। केस का नाम था यूएन राव बनाम इंदिरा गांधी 1971 सुप्रीम कोर्ट। यह सिर्फ एक वकील और एक प्रधानमंत्री की लड़ाई नहीं थी, यह उस पल की कहानी है जब विधान पालिका गायब थी लेकिन कार्यपालिका जिंदा थी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं पृष्ठभूमि और राजनीतिक संकट की। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिनकी सरकार पर विश्वास की कमी थी, उन्होंने राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने के लिए सलाह दी कि भाई हमारी सरकार लोकसभा के अंदर विश्वास मत खो चुकी है, हमारे पास नंबर नहीं है, आप लोकसभा को भंग कर दीजिए। राष्ट्रपति वीवी गिरी ने सलाह स्वीकार कर ली और चौथी जो लोकसभा थी वो भंग कर दी गई। लेकिन इंदिरा गांधी ने उस समय इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का निर्णय लिया और उनके मंत्री परिषद के सदस्य भी बने रहे। अब न तो लोकसभा थी और न ही कोई विश्वास मत, तो बड़ा संवैधानिक सवाल यह उठा, क्या जब लोकसभा है ही नहीं तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में किस अधिकार के तहत काम कर रही थी? यहीं पर यूएन राव, जो मद्रास के एक वकील थे, वो सामने आते हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका दायर करते हैं। बात करते हैं याचिका और संवैधानिक चुनौती की। यूएन राव ने सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत एक क्यो वारंटो की याचिका दायर की, जिसमें तर्क क्या था कि अगर अनुच्छेद 75(3) के तहत, अगर अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 ये कहता है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है और लोकसभा जब अब अस्तित्व में है ही नहीं तो मंत्री परिषद कैसे अस्तित्व में रह सकती है? यूएन राव का कोर्ट के सामने यह बहुत बड़ा सवाल था क्यो वारंटो की रिट के तहत कि अगर अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 ये कहता है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है और लोकसभा अब जब है ही नहीं क्योंकि लोकसभा तो भंग हो चुकी है, तो उस समय मंत्री परिषद कैसे अस्तित्व में रह सकता है, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर? उत्तरदायित्व के बिना शक्ति, यह तो संसदीय लोकतंत्र की आत्मा के ही खिलाफ है, ऐसा यूएन राव का कहना था। राव ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति को ही प्रशासनिक कार्य संभालना चाहिए जब तक कि नई लोकसभा नहीं बन जाती। अब बात करते हैं कि इस केस के अंदर मुख्य संवैधानिक मुद्दे क्या थे, मामला क्या था। अब समझते हैं इस केस के मूल संवैधानिक प्रश्न जिनको सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली डिसाइड किया था। पहला सवाल यह था कि क्या लोकसभा भंग होते ही प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की संवैधानिक स्थिति खत्म हो जाती है? क्या लोकसभा भंग होने पर मंत्री परिषद अपना अधिकार खो देते हैं? और दूसरा सवाल यह था कि क्या राष्ट्रपति अकेले कार्यपालिका की शक्ति प्रयोग कर सकते हैं? क्या राष्ट्रपति अकेले स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं ऐसी स्थिति के अंदर? और तीसरा सवाल यह था, क्या अनुच्छेद 75 क्लॉज 3
का सामूहिक उत्तरदायित्व भी समाप्त हो जाता है, जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एस्पेक्ट है। क्या अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 का सामूहिक दायित्व भी समाप्त हो जाता है? इस पर चर्चा करते हुए निम्नलिखित अनुच्छेदों की व्याख्या की गई, ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अनुच्छेद 74 क्लॉज 1 जो कहता है कि राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करना होगा। इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 जो कहता है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होंगे। और अनुच्छेद 85 क्लॉज 2 जो संसद को भंग करने और नया सत्र बुलाने का प्रावधान प्रदान करता है। दोनों पक्षों की इस केस के अंदर क्या दलीलें थी? याचिकाकर्ता जो यूएन राव थे, उन्होंने अपने केस के अंदर इसके अंदर क्या दलीलें दी, पहले उसको समझते हैं, फिर सरकार की तरफ के पक्ष को समझेंगे। यूएन राव जो याचिकाकर्ता थे, उन्होंने ये दलीलें दी, पहला कि मंत्री परिषद की कोई संवैधानिक मान्यता नहीं बचती जब लोकसभा नहीं है। मंत्री परिषद की कोई संवैधानिक आधार नहीं है जब लोकसभा ही नहीं है। और दूसरा, उत्तरदायित्व की मूलभूत आवश्यकता अब समाप्त हो चुकी है। और तीसरा, राष्ट्रपति को कार्यपालिका की सभी शक्तियां मिल जानी चाहिए ऐसे समय में जब लोकसभा भंग हो चुकी है। इस पर सरकार का, केंद्र सरकार का क्या रुख था उसको समझिएगा। बचाव पक्ष की तरफ से सरकार का यह कहना था, केंद्र सरकार का यह कहना था, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, कि पहला, लोकसभा का भंग होना मंत्री परिषद का हटाया जाना नहीं है। लोकसभा भंग हुई है, मंत्री परिषद हटी नहीं है, वो मंत्री परिषद का हटाया जाना नहीं है। दूसरा, मंत्री परिषद केयर टेकर सरकार के रूप में कार्य करती है जब लोकसभा भंग हो जाती है। मंत्री परिषद केयर टेकर सरकार के रूप में काम करती है लोकसभा के भंग होने की स्थिति में। और तीसरा, यूनाइटेड किंगडम और कॉमनवेल्थ देशों की परंपराएं यही कहती हैं कि सरकार तब तक कार्य करती है जब तक नई संसद नहीं बन जाती। यूनाइटेड किंगडम और कॉमनवेल्थ देशों की जो है परंपराएं वो यही कहती हैं कि सरकार तब तक कार्य करती है जब तक नई संसद नहीं बन जाती। अब मेरा आपसे एक सवाल है आगे बढ़ने से पहले, आपका क्या मानना है? क्या बिना लोकसभा के भी प्रधानमंत्री को कार्यरत रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी इस फैसले के केस के अंदर, जो मामले के अंदर जो मुद्दे थे, सवाल थे, उनका यहां पर जवाब दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, पहला, भारतीय संविधान सतत प्रशासन की अनुमति देता है, न कि शक्ति का शून्य। भारतीय संविधान सतत प्रशासन की अनुमति देता है, ना कि शक्ति का शून्य। और क्या कहा? लोकसभा भंग होने पर मंत्री परिषद बनी रहती है जब तक नई लोकसभा विश्वास प्रकट न करे या न हटाए। सबसे महत्वपूर्ण बात, राष्ट्रपति कभी भी अकेले कार्य नहीं कर सकती। अनुच्छेद 74(1) उन्हें हमेशा मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए ही बाध्य करता है। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति कभी अकेले काम नहीं कर सकती। जो अनुच्छेद 74 है उसके तहत राष्ट्रपति हमेशा मंत्री परिषद की सलाह पर ही काम करेंगे। तो मतलब क्या हुआ कि जो इंदिरा गांधी की स्थिति है केयरटेकर पीएम की के रूप में सरकार के, वो वैध है और संवैधानिक है। अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला क्लॉज है वो निलंबित है मगर समाप्त नहीं है। और राष्ट्रपति जब लोकसभा नहीं है तब ऐसी स्थिति के अंदर स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते, उनको हमेशा संविधान के मुताबिक मंत्री परिषद के से सलाह लेकर ही काम करना होगा। यह फैसला आया था यूएन राव बनाम इंदिरा गांधी के केस के अंदर। अब बात करते हैं संवैधानिक परिणाम की। इस केस के क्या संवैधानिक प्रभाव निकले? पहला, केयर टेकर सरकार की अवधारणा स्थापित हुई। भारतीय कानून के अंदर कार्यवाहक सरकार की अवधारणा स्थापित हुई। और दूसरा, राष्ट्रपति की शक्तियों पर संवैधानिक सीमा भी तय हुई और कार्यपालिका की निरंतरता को बनाए रखा गया राष्ट्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए। भारत
के वेस्टमिंस्टर मॉडल को और मजबूत किया। यह निर्णय आज भी हर लोकसभा भंग होने के बाद अपनाया जाता है, क्योंकि केयरटेकर गवर्नमेंट, आपने देखा होगा कि जब चुनाव हुए थे अभी पीछे, सरकार बन के आई केंद्र सरकार, तो कार्यकाल पूरा होने के बाद जब चुनाव अनाउंस होते हैं तो लोकसभा भंग हो जाती है लास्ट सेशन में। जब नई सरकार बन के आती है तो फिर से नई लोकसभा आती है। तो इस दौरान जो बीच में लोकसभा भंग रहती है, मगर कार्यवाहक सरकार चलती रहती है अपनी मंत्री परिषद के साथ, इसी केस की वजह बदौलत। अब बात करते हैं संवैधानिक व्याख्या की। यह केस सिर्फ एक टेक्निकल केस नहीं था, यह संविधान की परिपक्वता का प्रमाण भी है। न्यायालय ने अनुच्छेद 75(3) और 74 क्लॉज 1 को व्यवहारिक ढंग से जोड़ा और साथ में यह भी स्पष्ट किया कि केयरटेकर सरकार को, कार्यवाहक सरकार को अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यह एक ट्रस्टी की भूमिका में है, न कि राजा की। तो यूएन राव बनाम इंदिरा गांधी के केस से हमें क्या पता चलता है, क्या सीखा? पहला, प्रधानमंत्री लोकसभा भंग होने के बाद भी बने रहते हैं। दूसरा, मंत्री परिषद एक सीमित शक्ति वाली केयरटेकर सरकार के रूप में काम करती है, कार्यवाहक सरकार का रोल अदा करती है। और तीसरा, राष्ट्रपति हमेशा मंत्री परिषद की सलाह से ही कार्य करते हैं। और सबसे जरूरी, भारत में कभी शासन का शून्य नहीं होता, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से, इसी केस की वजह से, क्योंकि यहां पर कार्यवाहक सरकार चलती रहती है जब अगर लोकसभा भंग भी हो जाए। यह केस हर कानून विद्यार्थी, न्यायिक परीक्षार्थी और यूपीएससी परीक्षार्थी के लिए अनिवार्य है। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और कम से कम 3 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो या और किसी लॉ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अब मेरा आपसे एक सवाल है, आपको क्या लगता है कि संविधान के अंदर केयरटेकर सरकार की शक्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा और अपनी राय भी जरूर दीजिएगा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। और हाँ, अगर आप हमारे साथ पर्सनलाइज तरीके से अपनी न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप दून लॉ मेंटर को इंस्टॉल कर लीजिए, एंड्रॉइड ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और आप हमारे कोर्सेज में वहां से एनरोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारी वेबसाइट dunlawmentor.com से भी हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा इस सेशन के लिए और ये भी बताइएगा कि आप आने वाले समय के अंदर कौन और किस लैंडमार्क जजमेंट के ऊपर, ऐतिहासिक फैसले के ऊपर इस चैनल पर सेशन चाहते हैं, केस का नाम जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।